नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए 2020 में जो पेपर हुआ था 2020 में, जो ये वैकेंसी थी वो थी 2018 की, और जनवरी 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था। ये चित्रकला का पेपर है, सब्जेक्ट का सेकंड पेपर जो मैं अभी सोल्व करा रहा हूँ। इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैंने 25 क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं लिंक दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। अपभ्रंश शैली का ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो अपभ्रंश शैली है जो मध्यकाल से संबंधित है उसमें ओद नियुक्ति वृत्ति आता है। इनमें से केवल यही है। भागवत पुराण, सुरसागर, महामयूरी ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन अपभ्रंश शैली जो है उसमें जैन धर्म से संबंधित चित्रांकन हुआ है, तो ये जैन धर्म से संबंधित नहीं है। जो ओद नियुक्ति वृत्ति है ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ओद नियुक्ति वृत्ति हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये याद रखना। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय से हुआ है। फ्रेंड्स, जैन धर्म का जो संप्रदाय था ना मध्यकाल में जो था वो श्वेतांबर संप्रदाय था। कौन सा था, श्वेतांबर संप्रदाय। याद रखना फ्रेंड्स, ये जैन धर्म का दूसरा संप्रदाय है श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर ये दो संप्रदाय होते हैं। श्वेतांबर में सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं ये, दिगंबर में नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो ये अलग अलग दो संप्रदाय माने गए हैं जैन शैली के अंदर। लेकिन जो जैन धर्म का है अपभ्रंश शैली का, वो कपड़े पहने हुए ये श्वेतांबर संप्रदाय वाला जो है, इससे इस धर्म का जो संप्रदाय है इसका विकास माना जाता है। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म का संप्रदाय है ये श्वेतांबर, ठीक है। आपको याद रखना है, श्वेतांबर धर्म से संबंधित चित्रांकन हुआ है अपभ्रंश शैली में। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन आया हुआ था, हमजा नामा के चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं या चित्र धरातल पर बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं यहाँ पे या फिर अमीर हमजा, सीधा अमीर हमजा भी कहा जाता है, ये वही है, दास्तान ए अमीर हमजा जिसको ये नाम दिया गया है। ये जो अमीर हमजा है ये हुमायूं के काल में शुरू होती है। किसके काल में शुरू होती है, हुमायूं के काल में शुरू होती है। और इसका जो चित्रांकन होता है वो कंप्लीट करवाता है अकबर। कौन कंप्लीट करवाता है, इसका चित्रांकन अकबर कंप्लीट करवाता है दोस्तों। अकबर काम करवाता है इसके अंदर, ज़्यादातर अकबर ही इसको पूर्ण करवाता है। ये जो हमजा नामा चित्रांकन हुआ था ये सूती कपड़े पर हुआ है। कौन से कपड़े पर हुआ है, सूती कपड़े पर। अब इसमें यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो है ये मुग़ल चित्रकला का सबसे पहला उद्गम ग्रंथ माना जाता है। मुग़ल चित्रकला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है हमजा नामा। ये जो मैं कह रहा हूँ वो बात भी आपको याद रखना है। ये सूती कपड़े पर चित्रित है। अब बताइए, क्या लकड़ी सूती कपड़े, क्या लकड़ी में कपड़ा होता है, लकड़ी कपड़ा नहीं है। कागज़ कपड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या भित्ती कपड़ा है, नहीं है। कैनवास, हमें पता है कैनवास कपड़े का बनता है। किसका बनता है, कपड़े का। तो अभी सूती कपड़ा नहीं है ऑप्शन में, तो आपके सामने कैनवास है ना, यही करना है। रीज़न ये है कि सूती कपड़े को इन्होंने कैनवास मान लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में कैनवास है। कैनवास किससे बनता है, कपड़े से बनता है, तो यही करेंगे, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। लकड़ी, कागज़, अगर सूती कपड़ा नहीं आया तो आप कागज़ कर दोगे, बिल्कुल नहीं करना है। कागज़ नहीं करना है। अगर कागज़ कर दोगे तो गलत हो जाएगा। हमजा नामा सूती कपड़े पर चित्रित है, यहाँ पे क्या है, कैनवास, तो आपको कैनवास ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडल चित्र किन देशों में बनाए गए थे। फ्रेंड्स, कुंडल चित्र जो है इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रॉल पेंटिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल पेंटिंग बोलते हैं, स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग, स्क्रॉल का पेंटिंग का मतलब है जैसे हमारे पास जो बड़ा वाला चार्ट होता है उसको हम रोल करते हैं। कैसे रोल करते हैं, ये जो बड़ा चार्ट होता है, ये देखिए इस तरीके से, ये बड़ा चार्ट है आपके पास में, तब आप क्या करते हो, इसका रोल करते हो ना, कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ऐसे रोल करते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए इस प्रकार से आप इस पेपर को जो है वो रोल करते हो। इस पेपर को ऐसे फोल्ड करते हो ना, तो अगर ये इधर से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे तो ये पूरे को फोल्ड कर सकते हैं। तो यही कुंडल चित्र रहता है, ये स्क्रॉल पेंटिंग कहलाती है। इस तरीके से इसको स्क्रॉल करते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, हम स्क्रॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रॉल पेंटिंग है ये कुंडल चित्र
चीन में प्रसिद्ध है, जापान में प्रसिद्ध है और भारत में। इन देशों में ये स्क्रॉल पेंटिंग जो है वो बनाई जाती है। याद रखना, कुंडल चित्र स्क्रॉल पेंटिंग को बोलते हैं, जिसको स्क्रॉल कर सकते हैं अपन, इकट्ठा ऐसे कर सकते हैं। ये जो चार्ट होता है इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे रोल बना लेते हैं, पूरा ये बड़ा ऐसा रोल बना लेते हैं। जैसे हम कैनवास को लेके आते हैं, पहले रोल आता है उसका, तो स्क्रॉल पेंटिंग वही कहलाती है। चीन, जापान और भारत में फेमस है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी मिलती है? फ्रेंड्स ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप सभी को पता ही है कि सोई हुई, सैन मतलब सोई हुई मुद्रा में अधिकांश क्या गणेश जी को देखते हैं? नहीं देखते। शिव जी को देखते हैं? शिव जी तो नृत्य करते हुए पार्वती के साथ में खड़ी पोजीशन में दिखाए गए हैं ज़्यादातर। गणेश जी बैठे हुए दिखाए जाते हैं ज़्यादातर, लंबोदर जी। ब्रह्मा जी तो कमल के ऊपर इस तरीके से विराजमान दिखाए जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान जो है ना, वो अधिकांश जो शेष साई, जो शेष नाग होता है, ऊपर से ऐसे शेष नाग फन ताने रखता है और ये एक इस तरीके से बना हुआ रहता है आसन उसका, और यहाँ पे ज़्यादातर लेटे हुए दिखाए जाते हैं, हाथ में चक्री लिए होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, लेटे हुए दिखाते हैं। तो विष्णु भगवान जो है उनकी जो प्रतिमा है वो अधिकांश क्या मिलती है? शयन मुद्रा में मिलती है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अधिकांशतः मूर्ति जो है विष्णु की वो शयन मुद्रा में मिलती है, सोई हुई मुद्रा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जो महिला चित्रकार है? फ्रेंड्स इसमें एक गोगी सरोजपाल है, वो एक महिला चित्रकारी है, बाकी ये सारे मेल है। ज्योति भट्ट, ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित, ज्योति स्वरूप है, ज्योति भट्ट है, GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष, ये सारे जो हैं ये पुरुष कलाकार है। बाकी ये गोगी सरोजपाल जो है ना, ये महिला कलाकार है। गोगी सरोजपाल जो है ना, ये एक महिला कलाकार है, याद रखना इसके बारे में, क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया हुआ था, निम्नांकित में से किस समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? इसके बाद में इसमें बात करते हैं हम कि यहाँ पे देखिए, धनराज भगत एक मूर्तिकार है, बिल्कुल है, पत्थर पे काम किया। मीरा मुखर्जी डोकरा कास्टिंग, कांस्य जो डलाई होती है उसमें काम करता है। संख्या चौधरी भी ये मूर्तिकार, आप सभी को पता ही है। रामवी सुतार जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है, ये भी मूर्तिकार है। ये सारे के सारे क्या है, मूर्तिकार। तो हमें पूछा क्या है मूर्तिकार के रूप में, तो यही सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कृपाल सिंह शेखावत मूर्तिकार नहीं है, राम कुमार मूर्तिकार नहीं है, ये चावड़ा को हम नहीं जानते, लेकिन PV जानकीराम मूर्तिकार नहीं है। इसमें राम किंकर बेज मूर्तिकार है, राम कुमार मूर्तिकार नहीं है, राम गोपाल विजयवर्गीय भी मूर्तिकार नहीं है, ज्योति भट्ट भी मूर्तिकार नहीं है, GR संतोष मूर्तिकार इसमें नहीं है, DP राय चौधरी मूर्तिकार है, परमानंद चोइल, PN चोइल मूर्तिकार नहीं है, J स्वामीनाथन भी मूर्तिकार नहीं है। इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो ये जो है ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता ही है कि सांची जो बनाया गया है, सांची स्तूपा जो बनाया गया वो किस से रिलेटेड है? वो बुद्ध भगवान से रिलेटेड है ना वो। तो इसका मतलब क्या है, ये सांची में जो प्रदर्शित कला होगी, शिल्प होगी, वो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना है, वो बौद्ध धर्म से मानी जाएगी। रीज़न ये है क्योंकि सांची जो स्तूपा बनवाया गया था अशोका के द्वारा, उस सांची स्तूपा जो है वो बुद्ध भगवान थे ना, उनके स्तूप बनवाए थे उसने, उनके स्तूप बनवाए थे उसने, और इसलिए क्या है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगी सांची की जो कला है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? फ्रेंड्स ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में बता देता हूँ, आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई है, जो आपको पता है, जो दिल्ली के अंदर लोह स्तंभ है, कुतुब परिसर के प्रांगण में, कुतुब मीनार है वहाँ पे, कुतुब परिसर के प्रांगण में लोह स्तंभ बना हुआ है। कौन सा स्तंभ है? लोह स्तंभ बना हुआ है। यही लोह स्तंभ है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई लाट है। क्या है ये लाट जो है वो किस माध्यम में बनी है? तो लोहे से बनी है, लोह स्तंभ है वो। कौन सा है? लोह स्तंभ। लाट का मतलब आपको पता ही है, जैसे पिलर होता है, जैसे क्या होता है, जैसे कोई पिलर होता है, ये पिलर का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं लाट। इसको क्या बोलते हैं? लाट बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे कंठा, बैठकी, मेखला, चौकी होता है। कंठा होता है, फिर मेखला होता है जो उल्टे कमल की जैसी आकृति होती है, कंठा, मेखला, फिर बैठकी होती है यहाँ पे, फिर उसके ऊपर होती है चौकी। चौकी के ऊपर होता है शीर्ष। क्या होता है? यहाँ पे ऊपर शीर्ष, जो पशु शीर्ष होता है।
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो कहलाता है लाट। ये जो पिलर होता है ना, ये पिलर कहलाता है लाट। और पिलर के ऊपर यहाँ से लेकर शीर्ष तक का जो भाग होता है वो कहलाता है परगहा। क्या कहलाता है? परगहा कहलाते हैं। परगहा में 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5 भाग। कौन सा? सबसे पहले नीचे जो क्रम होता है ना, नीचे क्या होता है, जैसे पिलर होता है, पिलर के नीचे इस तरीके की एक लेयर बनी होती है। यहाँ नीचे क्या पिलर स्टार्ट होता है, हो जाता है, ये पिलर होता है नीचे। ये क्या होता है? कंठा। कंठा के बाद में यहाँ पे होता है इस तरीके से, ये उल्टे कमल के जैसी आकृति, ऐसे कमल की जैसी आकृति होती है। इसको क्या बोलते हैं? ये नीचे वाला होता है कंठा, ठीक है। उसके बाद में होता है बेटकी। क्या होता है? बेटकी। बेटकी के बाद में कंठा, बेटकी, यहाँ पे फिर इस तरीके से कुछ डबल लेयर का भी होता है, कई बार सिंगल लेयर का भी होता है। इसको बोलते हैं मेखला। क्या बोलते हैं? कंठा, बेटकी, मेखला। मेखला के बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है जो राउंड शेप में है, जैसे यहाँ पे जो 24 तीलियों वाला चक्कर लगा है, यहाँ पे पशु अंकित है, यहाँ पे पशु अंकित है, ठीक है, यहाँ पे पशु अंकित है, यहाँ पे भी चक्कर है, यहाँ पे भी चक्कर है, ठीक है। इसको बोलते हैं चौकी। क्या बोलते हैं? चौकी। चौकी के ऊपर बनाया जाता है शीर्ष, जहाँ पे यहाँ पे क्या है? शेर की आकृति। इसके ऊपर जो शेर की आकृति बनी है, जो सिंह स्तंभ सारनाथ वाला है, ये क्या होता है? ये शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष होता है। तो इस शीर्ष को, चौकी को, शीर्ष ऊपर से काउंट करें, शीर्ष, चौकी, मेखला, बेटकी, कंठा। अगर नीचे से काउंट करें तो कैसे होगा? कंठा, बेटकी, मेखला, चौकी और शीर्ष। ये 5 भाग है। यहाँ से लेकर के कंठा शामिल होता है, ऊपर वाला शीर्ष शामिल होता है, ये बीच वाले सारे पार्ट आ जाते हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं परगहा। क्या कहते हैं? परगहा कहते हैं। इस यहाँ से लेकर, शीर्ष से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है, यहाँ से लेकर शीर्ष तक का तो पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? परगहा कहलाता है। और नीचे वाला जो पिलर होता है ना, उसको बोलते हैं लाट। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई कुतुब परिसर के प्रांगण में है। जो लोहे स्तंभ बनाए ना, उसके बारे में कह रहे हैं, जिसके आज तक जंग नहीं लगाए, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लोहे स्तंभ। तो ये लोहे स्तंभ के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनाई गई लाट है, जो लोहे धातु से बनवाई गई है। इसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, क्या चंबल नदी आंध्र प्रदेश में पड़ती है? ये यहाँ पे ना थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है। यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है। बताइए, क्या चंबल नदी आंध्र प्रदेश में है? बिल्कुल भी नहीं। चंबल नदी राजस्थान में बहती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या सिंधु नदी सिंधु नदी क्या आंध्र प्रदेश में है? सिंधु नदी तो पाकिस्तान में बह रही है, जहाँ पे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थल आते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बताइए, क्या गंगा नदी आंध्र प्रदेश में पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। गंगा नदी तो उत्तर प्रदेश में पड़ती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, तो इसका मतलब गंगा नदी बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी दक्षिणी भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर काम में लेंगे तो हम सही कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? कृष्णा नदी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमरावती का जो स्तूप है ना, वो कृष्णा नदी के पास में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अमरावती का स्तूप कृष्णा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सांची में हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या सारनाथ में हुआ है क्या? नहीं हुआ। क्या अमरावती में हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है भरहुत में। कहाँ पे हुआ है? हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन जो भरहुत में, भरहुत का जो स्तूप है, जैसे सांची में स्तूप है वैसे भरहुत में भी स्तूप बना हुआ है। तो भरहुत स्तूप है ना, उस स्तूप में हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन देखने को मिलता है। याद रखना, इसलिए क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है। हो सकता है अब की बार भी पूछ ले कि भरहुत के अंदर हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन हुआ है। तो हास्य व्यंग्य का शिल्पांकन विशेष रूप से भारतीय मूर्तिकला में कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? भरहुत में। कहाँ पे हुआ है? भरहुत शिल्प में। तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद में देखिए, मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नीला पत्थर कहीं पे भी प्रयोग हमें नहीं दिखाई देता है। काले ग्रेनाइट का प्रयोग क्या? ये हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ऐसा काम है, काले ग्रेनाइट से भी काम हुआ है, संगमरमर से भी हो सकता है, लेकिन सीधा नीला पत्थर तो कहीं पे भी काम नहीं मिलता। सीधी सी बात, ये तो कट्टी हो गया, बच गए 3। अच्छा, मथुरा जो मूर्ति शिल्प है ना, वो मैं बता दूं, उसमें केवल लाल बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काला ग्रेनाइट नहीं, काला शिष्ट पत्थर है। ठीक है, ग्रेसिस्ट पत्थर बोलते हैं, ग्रेचिस्ट पत्थर, ग्रेचिस्ट या ग्रेसिस्ट पत्थर जो है, काला स्लेटी पत्थर जिसे बोलते हैं, काला स्लेटी पत्थर, जिसका प्रयोग हुआ है गांधार में। कहाँ पे हुआ है? गांधार की कला में।
काला जो स्लेटी पत्थर है ना उसका प्रयोग हुआ है गांधार में। कहाँ पे हुआ है? गांधार में हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो मथुरा के मूर्ति शिल्प है ना वो अधिकांशतः लाल बिल्व पत्थर से बने हैं। किससे बने हैं? लाल बिल्व पत्थर से। लेकिन काले स्लेटी पत्थर की विशेषता है, जो गांधार में जो मूर्ति शिल्प मिला है ना वो काले स्लेटी पत्थर से बना हुआ। तो ये दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। उसके बाद में देखिए सहस्त्र बाहु, इसको सास बाहु मंदिर भी बोलते हैं। ये समूह जो है वो किस संभाग में स्थित है? किस संभाग में है? तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सहस्त्र बाहु मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है। कहाँ पे? नागदा में है। नागदा उदयपुर में। ये देखिए इनकी कोशिश रहती है कि वो लोकेशन के अकॉर्डिंग संभाग से पूछते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं। इन संभागों के अंदर कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं वो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली न पूछ करके संभाग पूछ रहे हैं। अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा में है, तो बांसवाड़ा संभाग है, लेकिन बांसवाड़ा तो क्लियरली दे दिया है। अगर ये नहीं होता, जयपुर संभाग के अंदर जैसे जितने ज़िले पड़ते हैं, 5 ज़िले पड़ते हैं जयपुर संभाग में, केवल एकमात्र यही जयपुर संभाग है जिसमें 5 ज़िले पड़ते हैं, बाकी में 6 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर पूछें तो संभाग की ज़्यादा संभावना रहती है, तो आपको संभाग भी याद करना है। तो सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा उदयपुर में है, तो यहाँ पे उदयपुर आ गया, तो इसका मतलब क्या है? उदयपुर संभाग में है ये। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया? फ्रेंड्स आप सभी को पता है, बुद्ध के पूर्व जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहा गया है, जो अजंता की गुफाओं में काफ़ी फेमस रही है। अजंता की गुफा में 547 जातक कथाएं, लगभग 547 जातक कथाएं जो है वो चित्रित मानी गई है, काउंटिंग की गई है। 547 संख्या बताई गई थी जातक कथाएं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु, ये जातक शब्द काम में लिया गया है, तो जातक कथाएं उनको कहते हैं, बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जो कथाएं होती हैं उनको। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन काल में, किसके शासन में आया? कुषाण राजवंश की बात कर रहा है, कुषाण के अंदर बात कर रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है, अगर नहीं पता है तो आपको याद भी कर लेना है। सम्राट कनिष्क कौन था? वो सम्राट कनिष्क था। सम्राट कनिष्क के राजवंश में ये चरम उत्कर्ष पर आई थी, ये सम्राट कनिष्क के काल में, क्योंकि कनिष्क बहुत ही उत्तम शासक था। उसने कुषाण राजवंश में जो कुषाण कालीन जो कला है उसका काम इसने करवाया था, शानदार काम करवाया था। सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा भी मिलती है, एक सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा भी मिलती है। उनका सिर नहीं है, बाकी नीचे वाला पोर्शन जो है ना पूरा का पूरा है, पैरों तक, शोल्डर से लेके पैरों तक पूरे की पूरी एक प्रतिमा इनकी मिलती है। सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा जिसको बोलते हैं, जो कुषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित है सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा, क्योंकि कुषाण राजवंश जो था चरमोत्कर्षक वो कुषाण काल में कनिष्क के समय में ही था, क्योंकि सम्राट कनिष्क जो है वो कुषाणकालीन राजा है। तो हो सकता है उस प्रतिमा के बारे में पूछ ले आपसे कि सम्राट कनिष्क की आवक्ष प्रतिमा है वो कौन से कालीन है? तो कुषाण कालीन है, आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थुणा मंदिर समूह है किस जिले में स्थित है? अर्थुणा मंदिर किस जिले में? तो फ्रेंड्स अर्थुणा जो मंदिर है वो बांसवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। आपको याद रखना है अर्थुणा मंदिरों का समूह है जो बांसवाड़ा में पड़ता है, तो आपको मंदिर भी याद करने, विशेष तौर पे इनकी लोकेशन पूछते हैं। इसके बाद में देखिए, मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? फ्रेंड्स ओपदार जो पॉलिश है, आपको एक विशेष बात बताता हूँ कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल में जितने भी कार्य मिलते हैं मूर्तिकला के क्षेत्र में, उनमें सब में क्या है? पॉलिश हमें दिखती है। अगर पॉलिश है तो इसका मतलब वो मौर्य काल है, उसको हमें कोई निरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। पॉलिश है तो वो मौर्य काल है, बस सीधी सी बात ये है। बाकी मौर्य काल में एक ब्राह्मी लिपि चलती थी, ये भी देखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि भी अधिकांशतः लिखी गई है गुफाओं में, प्रतिमा। जैसे गुफा की बात करें तो गुफा में अगर पॉलिश मिलेगी तो वो गुफा कौन सी होगी? वो गुफा मौर्य काल कहलाएगी। अगर कोई मूर्ति है, जैसे दीदारगंज यक्षी जो दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की जो प्रतिमा है, यक्षिणी, दीदारगंज की यक्षिणी कहलाती है, वो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। उसको अगर देखें तो उस पर ओपदार पॉलिश हमें देखने को मिलती है, तो वो भी मौर्यकालीन मानी जाती है। अगर सारनाथ का पिलर देखें तो वो मौर्यकालीन है, क्योंकि उन पर क्या है? पॉलिश है। तो अगर पॉलिश है, उपदार पॉलिश है, तो उसकी वजह से इसको क्या माना जाता है? इसको मौर्य काल माना जाता है। तो मूर्तियों पर जो उपदार पॉलिश होगी ना, वो मौर्य काल की विशेषता होगी। ठीक है, मौर्य काल की विशेषता। अब देखिए यहाँ पे एक ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको स्पेशली इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि हमारा पेपर ऐसा होता है जिसमें हमें ऑप्शन क्वेश्चन में ही उत्तर मिल जाते हैं कई बार। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि चांद बेवड़ी कहाँ पे है? आबानेरी में है। तो यहाँ पे आपने आबानेरी कर दिया,
ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर्षित माता का मंदिर, हर्षित माता की मूर्ति के लिए कौन सा मंदिर, कौन सी जगह प्रसिद्ध है, हर्षित माता मंदिर की मूर्ति के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे ऑप्शन में हमने किया था आबानेरी, जो हमारे पहले पार्ट में है उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने आबानेरी किया था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हर्षित माता मंदिर व चांद बावड़ी दो चीज़ें फेमस हैं। चांद बावड़ी की वजह से ये हर्षित माता का मंदिर है ना वो फेमस है, इसका रीज़न ये है। तो आबानेरी कहाँ पे पड़ता है, आबानेरी पड़ता है दौसा में। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें, दोनों के दो क्वेश्चन अलग अलग बना करके क्वेश्चन जो है पूछ लिया है। तो आपको याद रखना है, इससे दो क्वेश्चन दोनों के दोनों सही होने के चांसेस ऐसे बन गए थे कि ऊपर स्पेशल हर्षित माता पूछ लिया, तो उसमें अगर याद नहीं है तो यहाँ ये किया ना। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो या आर्ट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन मोड में है, जिसमें आपको ओएमआर शीट फिल करनी है, ठीक है, जिसमें आपको ओएमआर शीट फिल करनी है, सबसे पहले आप ऐसा मत करो कि आप ओएमआर शीट को फिल करने लग जाओ। जैसे पहला क्वेश्चन कर दिया, आपको पता है ये ए होगा तो आप ए ने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे कभी मत करो। सबसे पहले पेपर के अंदर निशान लगाओ, आप मार्क करो, जो क्वेश्चन जो ऑप्शन सही है ना उसको सबसे पहले मार्क करो। जैसे देखो ये पेपर है, इसमें देखो आबानेरी मार्क कर रखा है छोटा सा, ऐसे आप मार्क कर सकते हो ऐसे। अगर ये इतना कोई दिक्कत, तो आपका ही पेपर है, आपको कोई नहीं मना करेगा निशान लगाने के लिए। यहाँ पे इतना मार्क कर दो, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे मार्क कर दो, अगर जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसके नीचे क्या कर देना, आपको मार्क कर देना, ये मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, बाद में आप जब मिलान करोगे ना, नीचे आते हो ना, तो कई बार ये देखो ये क्वेश्चन जो है ये ऊपर क्वेश्चन आ गया, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन की वजह से सही हुआ था काफ़ी लोगों का, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाती है, एक दो क्वेश्चन जो है हमारे सही भी हो जाते हैं। फिर बाद में सारे क्वेश्चन करने के बाद में, निशान लगाने के बाद में, फिर हमें करना है ओएमआर शीट को फिल, पहले नहीं करना है, बाद में करना चाहिए, ठीक है। बाकी रोल नंबर वगैरह है वो एकदम सही तरीके से, एकदम ठंडे दिमाग से सोच करके आराम से फिल करना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब ऑप्शन करो तो उनमें भी कोई गलती नहीं हो जानी चाहिए। कई बार ये होता है कि एक नंबर ऑप्शन है उसमें 4 यहाँ पे कॉलम बने रहते हैं, फिर 3 नंबर है उसमें भी यहाँ पे ABCD की 4 कॉलम बने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में ये एक ए में 1 कर दिया, फिर बी में देखा नहीं 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 फिल कर दिया, करना नीचे वाला होता है, कर देते हैं ऊपर वाला, फिर गलती हो जाती है। तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा, फिर इसको काटावाटी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते। ओएमआर शीट का ये रूल होता है। तो ये थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है इसमें, ठीक है। तो पहले ओएमआर शीट नहीं फिल करनी है, पहले क्वेश्चन सही करने हैं, बाद में ओएमआर शीट फिल करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा जिस टापू पे स्थित है उसका नाम बताइए। फ्रेंड्स, एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो धारापुरी टापू पे है, मुंबई में है। कहाँ पे, मुंबई के धारापुरी टापू में। एलिफेंटा गुफा मुंबई के धारापुरी टापू में है। कहाँ पे है, मुंबई के धारापुरी टापू पे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आमेर किला जयपुर में है, वहाँ पे एक मंदिर है, जो मंदिर जो तोरण द्वार लगे हुए होते हैं मंदिर में, और गरुड़ छतरी भी है वहाँ पे, उसके लिए प्रसिद्ध है। वो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा है फ्रेंड्स, जगत शिरोमणि मंदिर है। उसके बारे में अब की बार भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रख लेनी है। आमेर किले जयपुर के अंदर है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है, तो जयपुर में है। कहाँ पे, जयपुर में, आमेर के किले में पड़ता है। वहाँ पे तोरण द्वार बना हुआ है और गरुड़ छतरी भी है। तोरण द्वार भी है और गरुड़ छतरी भी है, दोनों चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियाँ उत्कृत। देखिए परगहा क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको। परगहा के अंदर ये शीर्ष भाग आता है। कौन सा आता है, एक तो ये ऊपर वाला जो शेर वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग आ जाता है, जिसमें क्या है, यहाँ पे सामने मुँह वाला शेर भी है, इधर मुँह वाला भी शेर है, ये शेर आ जाता है। शेर के नीचे होती है ये चौकी, जिसके अंदर बीच में चक्कर होता है। यहाँ पे 4 पशु बने हुए, इधर भी चक्कर, इधर भी चक्कर, दूसरी साइड में चक्कर, बीच में यहाँ पे 4 पशु, यहाँ पे उधर इधर 4 पशु होते हैं। अच्छा, इसके नीचे क्या होता है, ये एक इस तरीके की चीज़ होती है, फिर इसके नीचे ये बैठकी होती है, फिर ये नीचे ऐसे कंठा होता है, इसके नीचे ये पिलर होता है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है ना, ये परगहा है। तो परगहे की चौकी के अंदर पूछा है हमें, ये कौन से 4 पशु हैं, ये परगहा होता है। इस पूरे परगहा के अंदर ये वाली चौकी होती है। कंठा है, ये बैठकी है, ये मेखला है, मेखला के ऊपर चौकी रहती है। इस चौकी के अंदर जो 4 पशु होते हैं, जैसे चौकी जो है सारनाथ वाली चौकी आपने देखी होगी, राउंड शेप में है कुछ इस तरीके से, राउंड शेप में, ऊपर से देखें तो ये से राउंड शेप में है चौकी। चौकी राउंड शेप में, यहाँ पे बीच में 24 आरों वाला एक चक्कर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 24 आरों वाला एक चक्कर बना हुआ है। 24 आरों वाला क्या है, एक चक्कर बना हुआ है, जिसके अंदर 24 आरे हैं। चक्कर के बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे 4 पशु अंकित हैं।
जैसे ये क्या है, ये बैल है, वृषभ है, तो ऐसे करके ये क्या है, ये 4 पशु अंकित रहते हैं, 4 पशु अंकित रहते हैं। एक यहाँ पे भी होगा इधर मुँह करके, ठीक है, एक इधर भी होगा यहाँ मुँह करके, ठीक है, एक इधर भी होगा यहाँ मुँह करके। फिर इधर की साइड में एक चक्कर होगा जो ऐसे राउंड होगा, इधर की साइड में चक्कर होगा, एक इधर की साइड में चक्कर होगा। फिर इस चक्कर के दूसरी साइड में यहाँ पे भी पशु होगा, फिर इधर दूसरी साइड में यहाँ पे चक्कर होगा, यहाँ पे पशु होगा, फिर यहाँ पे पशु होगा, यहाँ पे चक्कर आ गया। इसका मतलब 4 चक्कर हो गए, 4 पशु हो गए। तो ये वाले पशु पूछे इस चौकी के ऊपर कौन से पशु हैं, तो आपको इसमें क्या बताना है, 4 पशु की आकृति बतानी है, जिसमें आपको मैंने बताया वृषभ, जो अभी बैल मैंने इधर की साइड में बैल बनाया तो क्या है, वृषभ होता है। वृषभ के बाद में इसमें घोड़ा होता है, कौन होता है, घोड़ा होता है। घोड़े के बाद में शेर होता है, शेर के बाद में हाथी होता है, गज होता है, गज, ठीक है, ये याद हो जाएगा। गाय क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती गाय। इधर भी देखो गाय है, क्या गाय होती है, नहीं होती गाय। अच्छा ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसके बाद में नीचे वाला देखिए हाथी, घोड़ा, ये क्या है, महिष, महिष नहीं होता है, महिष अलग होता है। महिष हिरण जैसी एक अलग चीज़ होती है, तो महिष नहीं होता है, 12 सिंगा टाइप का होता है, महिष नहीं होता है। तो इसमें क्या है, वृषभ घोड़ा शेर हाथी होता है। क्या होता है, वृषभ घोड़ा शेर हाथी, ये 4 पशु होते हैं जो चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं। किसके प्रतीक माने जाते हैं, चारों दिशाओं के प्रतीक माने जाते हैं। 4 पशु होते हैं, वृषभ घोड़ा शेर हाथी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा कलाकार है, कौन से कलाकार है जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के रूप में ज़्यादा जाना गया है, मणिदा के रूप में ज़्यादा जाना गया है। तो फ्रेंड्स ये कलाकार जो है उनका नाम है के.जी. सुब्रमण्यम। क्या नाम है, के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम है जिनको मणिदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मणिदा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए के.जी. सुब्रमण्यम जो है, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम क्या है, तो के.जी. सुब्रमण्यम का जो पूरा नाम है वो है कलपति गणपति, कलपति गणपति सुब्रमण्यम, ठीक है, आगे वे सुब्रमण्यम आप लगा ही दोगे। कलपति गणपति सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम ये इनका पूरा नाम है। कलपति गणपति सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है, जिनको मणिदा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, मणिदा के उपनाम के रूप में इसको जाना जाता था, इसको मणिदा कहते थे। तो कलपति गणपति सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है। हो सकता है एग्जाम में हमें इनका पूरा नाम पूछ ले, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो कलपति गणपति किनका पूरा नाम है, के.जी. सुब्रमण्यम का पूरा नाम है, के.जी. सुब्रमण्यम का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। कौन सा है, मिलान करने वाला। इसको हमें मिलान करना है। अब देखिए मदर टेरेसा की पेंटिंग किसने बनाई है, एम.एफ. हुसैन ने बनाई है। इसके बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एक ही आपको आ रहा है ना, तो पहले सबसे पहले एक को आप मिला दीजिए, कोई भी सूची में से एक को मिला दीजिए। जब एक में से कई बार क्या होता है, एक में से ही हमारा पूरा का पूरा उत्तर निकल आ जाता है सामने, ठीक है, एक में ही हमारा पूरा का पूरा उत्तर निकल आता है। देखिए अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे, एम.एफ. हुसैन का मदर टेरेसा, आपको पता ही है एम.एफ. हुसैन ने मदर टेरेसा की पेंटिंग बनाई है, तो सबको ही पता है। तो बताइए डी में सी किस में आ रहा है, डी में सी केवल मात्र इसमें आ रहा है 3 नंबर, तो हमारा 3 नंबर ही सही है। बिना सोचे समझे एक मिला दिया ना, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होगा। देखिए सी में क्या है, सी में डी आएगा, इसका मतलब राजा रवि वर्मा ने उषा अनिरुद्ध की पेंटिंग बनाई है। पहाड़ी स्त्री अमृता शेरगिल ने बनाई है। नंदलाल बोस ने भीष्म नाम की पेंटिंग बनाई है, नंदलाल बोस ने भीष्म नाम की पेंटिंग बनाई है। अमृता शेरगिल ने पहाड़ी स्त्रियों की पेंटिंग बनाई है। एम.एफ. हुसैन ने मदर टेरेसा बनाई है। राजा रवि वर्मा ने उषा अनिरुद्ध की पेंटिंग बनाई है। तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। केवल एक ही मिलाने से, हमने एम.एफ. हुसैन को मदर टेरेसा से मिलाया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो गया इस तरीके से। इसके बाद में देखिए बाबर ईरान से 2 चित्रकार मीर सैयद अली अब्दुल समद को भारत लाया था, भारत लाया था। क्या ये बात सही है? मैं कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। बाबर बेहजाद को लेकर आया था, केवल बेहजाद को। जब हुमायूं गया था, हुमायूं मीर सैयद अली और अब्दुल समद को लेकर आया था। इन दोनों को हुमायूं लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था? हुमायूं लेकर के आया था। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये गलत कह रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जो सिराजी है, ये दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे। बिल्कुल गलत है, ये दोनों व्यक्ति चित्रण में पारंगत बिल्कुल भी नहीं थे।
ठीक है। ये दोनों व्यक्ति चित्रण में बिल्कुल भी पारंगत नहीं थे। इसमें से एक चित्रकार जो है वो व्यक्ति चित्रण में पारंगत है और दूसरा जो चित्रकार है वो पशु चित्रण में पारंगत है। जैसे अगर पशु चित्रण में कहेंगे, जैसे इसमें कौन सा है, ये जो अब्दुल समद जो चित्रकार है जिसको बोलते हैं सिराजी, जिसमें दुए वाला से आता है वो पशु चित्रण करता है। से ये वाला से आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये पशु चित्रण में पारंगत है। थोड़ा ट्रिक से याद करने की आपको कोशिश करवाता हूँ। ये से आ गया तो इसका मतलब सिराजी होगा पशु चित्रण में। और व्यक्ति चित्रण बच गया मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली व्यक्ति चित्रण करने में पारंगत है, लेकिन ख्वाजा अब्दुल समद जो है ना ये पशु चित्रण में पारंगत था। ठीक है, पशु चित्रण में। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन से में है, ए और आर दोनों गलत, तो ये वाला हमारा हो जाएगा सही। इसका मतलब ए और आर दोनों क्या है, दोनों के दोनों गलत हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान करना है हमें। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको एक ही चीज़ का मिलान करना है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले एक ही चीज़ मिलाना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, डैफोडिल्स किसने बनाई है, कृपाल सिंह शेखावत ने बनाई है। डैफोडिल्स नाम की पेंटिंग किसने बनाई है, कृपाल सिंह शेखावत ने बनाई है। तो इसमें क्या है, हमने सी में डी कर दिया है। क्या सी में डी किस में है, ए में नहीं है, ए में नहीं है। और सी में डी किस में नहीं है, 3 में नहीं है, बाकी दोनों में है सी में डी। इसका मतलब क्या है, हम 2 ऑप्शन पे आ गए हैं। हम 2 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन 2 पे आ गए हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में थोड़ा सा और आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए कि यहाँ पे देखिए द्वारका प्रसाद शर्मा ने ये परसोपीड़ा नाम की पेंटिंग बनाई है। आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो उसमें आपने देखा होगा, परसोपीड़ा नाम की पेंटिंग बनाई है द्वारका प्रसाद शर्मा ने। किसने बनाई है, द्वारका प्रसाद शर्मा ने बनाई है। तो ए में बी किस में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा, बच जाएगा कौन, ये 2 नंबर ऑप्शन बच जाएगा। फिर देखिए परमानंद चोयल जो है इसने खिड़कियाँ नाम की पेंटिंग बनाई है। ये आपको पता ही होगा, खिड़कियाँ नाम की पेंटिंग किसने बनाई है, परमानंद चोयल ने बनाई है। किसने, परमानंद चोयल ने। उसके बाद में देखिए गोवर्धन लाल जोशी जो है उसने गणगौर की सवारी नाम की पेंटिंग बनाई है। गोवर्धन लाल, गै से गोवर्धन लाल जोशी, गै से गणगौर की सवारी, गै से गोवर्धन लाल जोशी, गै से गणगौर की सवारी। द्वारका प्रसाद शर्मा जी है उसने परसोपीड़ा बनाई है, परमानंद चोयल ने खिड़कियाँ बनाई है, कृपाल सिंह शेखावत ने डैफोडिल्स बनाई है, गोवर्धन लाल जोशी ने गणगौर की सवारी नाम की पेंटिंग बनाई है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद में जितने और क्वेश्चन बच गए वो अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाऊँ, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए। आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर के आऊँगा मैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में अभी के लिए इतना ही।